तो दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने डिप्लोमा इन एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन का सेकेंड ईयर का सेमेस्टर थर्ड का पहला पेपर लेकर। उस पेपर का नाम है पर्सन विथ मेंटल रिटार्डेशन एंड एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज। तो इसकी हम पहले यूनिट के बच्चों को नोट्स की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने सोचा कि इस नोट्स को प्रोवाइड कराया जाए। तो आप लोगों को ये लिखित नोट्स है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए और बाकी इसमें किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस चीज़ को हम समझा देंगे। अब क्या इसको मैं रीड क्या करूं। देखिए यूनिट 1 है ऑटिज्म स्वालीनता। स्वालीनता आप सब लोगों को पता है कि कोई भी रिपीटेड एक्टिविटी और स्वालीनता क्या होती है उसके बारे में, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या उसके डिफिनीसन है, उसके लक्षण क्या हैं और उसके कारक क्या हैं, किस कारण स्वालीनता होती है। यूनिट 1 में यही सब चीज़ों का, उसमें फिर उसके मतलब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको ठीक करने के लिए क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यूनिट 1 में है। और इसका पूरा नोट्स हम आपको प्रोवाइड किए दे रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सबसे पहले ऑटिज्म जो है वो 2001 में भारत में इसकी पहचान हुआ था। भारत में एक बच्चा था टीटो मुखोपाध्याय, उस बच्चे का केस सबसे पहले चर्चा में आया था। उसकी माँ जो थी उसने उसको बच्चे को देखा था कि उसके अंदर बहुत सारी दिक्कत है, उसको थोड़ा बहुत तो कुछ सिखाया था, लेकिन अगर उस बच्चे का मतलब लोगों से बातचीत करने में और इन सब चीज़ों में सहज महसूस करता था वो बच्चा। चलिए अब इसके बारे में ऑटिज्म की हम परिभाषा लेते हैं। परिभाषा देखिए, परिभाषा अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट 1990 के अनुसार ये डिफिनीशन आपको दी हुई है, आप इसको देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसके आगे हम चलते हैं। चलिए इसके आगे हम देखते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, ऑटिज्म के कैरेक्टरिस्टिक, इसके क्या लक्षण होते हैं। इसके देखिए लक्षण बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं और जो आपको पेपर में लिखने हैं वही लक्षण यहाँ पे हमने मेंशन किया है। इसमें व्यवहारात्मक विशेषताएं, भाषा संबंधी विकृति या पुनरावृत्ति व्यवहार जो रिपीटेड बिहेवियर करता है बच्चा, या उसके अंदर संवेगात्मक अस्थिरता होती है, वो किसी इमोशंस को समझ नहीं पाता है या उसको समझ के उसका रिएक्शन देने में उसको जो दिक्कतें आती हैं, देर से रिएक्शन देता है, ये सब ऑटिज्म के अंदर आते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसको सारा डिटेल में भी इसका लिखा हुआ है, आप इसे नोट्स बना सकते हैं या फिर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए फिर हम देखते हैं, व्यवस्था करते हैं। पहला है व्यवहारात्मक विशेषताएं। व्यवहारात्मक विशेषताओं में जो भी उसके बिहेवियर हैं, मतलब देख के लोगों को मुस्कुराना या अपने उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती कर पाना, या कोई भी अपनी अंतःक्रिया कर पाना, या किसी से आंख मिलाना है तो सही ढंग से ना मिला पाना, ये सब चीज़ें व्यवहारात्मक विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। आइए हम चलते हैं इसके बाद से भाषा संबंधी विकृति जो होती है, जो इसके बारे में। भाषा संबंधी विकृति ऐसे बच्चों में दिखाई देती है जो बच्चे, मान लीजिए आपको पढ़ने में जिनको दिक्कत होती है, या उनके वो कुछ बोलते हैं तो बोलने में तुतलाहट सी आती है। इस बच्चों में इकोलेलिया नाम की एक बीमारी होती है, इसके भी लक्षण दिखते हैं। इकोलेलिया में क्या होता है कि किसी चीज़ का रिएक्शन काफ़ी देर में देना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड समझ के उस चीज़ का रिएक्शन आदमी नहीं दे सकता है, तो या फिर कोई चीज़ बोल रहा है तो वो फ्लो में बोल नहीं सकता है, तो ये सब इकोलेलिया में आता है और ये भाषा संबंधी विकृति में, ऑटिज्म में आता है ये। चलिए दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। भाषा संबंधी विकृति के बाद पुनरावृत्ति व्यवहार, जो उसकी रिपीटेड बिहेवियर है, इसके बारे में इसका आपको नोट्स ये रहा। ऐसे बच्चों की जो व्यवहारिक इच्छा एवं प्रेरक में पुनरावृत्ति के लक्षण अधिक देखने को मिलते हैं। ये अधिकतर बच्चे निर्जीव खिलौने जो होते हैं उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। इनमें बहुत से पेशीय पुनरावृत्ति व्यवहार भी देखने को मिलते हैं। ऐसे बच्चे परिवर्तन के विरोध में काफ़ी दृढ़ होते हैं, अतः इनके दैनिक जीवन की गतिविधियों में परिवर्तन लाने से इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। अब इसके बाद संवेगात्मक अस्थिरता और अन्य लक्षण देखिए। अति चंचलता, आक्रामकता, आत्मघाती होना और उनकी बौद्धिक क्षमता जो IQ लेवल है उसका कम होना भी देखा जाता है। अब इसके कारण क्या है, कॉज क्या है, कॉज ऑफ ऑटिज्म।
कॉज ऑफ ऑटिज्म अनेक अध्ययनों के उपरांत अभी तक स्वाधीनता का कोई भी स्पष्ट कारण नहीं पता चला है, लेकिन फिर भी जितने भी आज तक अध्ययन हुए हैं उसके आधार पर ये कारण माने जाते हैं कि बच्चे की वंशानुगत स्थिति क्या है। मस्तिष्कीय संरचना में अगर दोष है तो भी वो बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो सकता है। अगर कोई वायरस से इन्फेक्टेड हुआ है बच्चा तो भी वो उस पे मतलब ऑटिज्म का शिकार हो सकता है, जैसे हर्पिस वायरस हुआ। इन सब से उपापचय संबंधी विकृति, मानसिक मंदता से संबंधित कारक और मस्तिष्क में चोट लगने के कारण भी होता है। अब चलिए इसके बारे में भी हम सारा डिटेल में आप एक बार देख लीजिए। वंशानुगत स्थिति में क्या क्या होता है, अगर उससे बच्चा कैसे होता है। और वंशानुगत में हम लोग देखते हैं कि 2% बच्चे स्वलीन बच्चों में यह विकृति देखने को मिलती है। अब इसके बाद से हम मस्तिष्क की संरचना में दोष, ऐसे बच्चों में देखिए जो मस्तिष्क का जो भाग होता है, जैसे उसका फ्रंटल लोब होता है या पैरिटल लोब होता है या टेम्पोरल होता है या मिड ब्रेन होता है, उसकी संरचना में डिफरेंस देखने से होता है कि अगर इनकी संरचना में दिक्कत है तो भी ये बच्चे ऑटिज्म का शिकार हो जाते हैं। फिर अगर कोई वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है इनको, तो वायरस के इन्फेक्शन के कारण भी, जैसे बच्चा जन्म के समय स्वेल, साइटोमेगलो वायरस, हर्पिस इंसेफेलाइटिस से भी अगर बच्चा संक्रमित होता है तो भी बच्चे के अंदर स्वाधीनता या ऑटिज्म उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। उपापचय संबंधी विकृतियाँ क्या हैं, जैसे उसके बच्चे के अंदर यूरिन सिंथेसिस या कार्बोहाइड्रेट इत्यादि से संबंधित भी अगर मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है तो भी वो बच्चे स्वाधीनता के लक्षण उनमें उत्पन्न हो जाते हैं। और मानसिक मंदता से संबंधित कारक ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इसमें बच्चे जो होते हैं मैक्सिमम बच्चे इसी की वजह से ऑटिज्म का शिकार होते हैं। इन बच्चों में देखिए डाउन सिंड्रोम, फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम, प्राडर विली सिंड्रोम, फिनाइल कीटोयूरिया इत्यादि प्रमुख है। ये सभी गुणसूत्र संबंधी विकृतियां हैं जो मानसिक मंदता का स्वाधीनता के विकास में सहायक होती हैं। फिश एवं सहयोगियों के अनुसार 10 से 20% स्वाधीन बच्चों में गुणसूत्रीय विकृति पाई जाती है। हाँ, अब मस्तिष्कीय चोट। मस्तिष्क चोट, अधिकांश अध्ययन इस बात का समर्थन करते हैं कि जन्म के पूर्व या जन्म के समय मस्तिष्क चोट इसका एक प्रमुख कारण है, जैसे जन्म के समय देर से चिल्लाना, जन्मजात ऐंठन का दौरा, एनाक्सिया इत्यादि। नोट: माता शिशु का जो संबंध होता है या उस माता जो बच्चे को शिक्षा देती है उससे ऑटिज्म का उससे कोई भी लेना देना नहीं है कि उसकी वजह से बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले जो पुरानी पीढ़ियों में चलते आ रहा था कि उसके लिए माताएं दोषी ठहराई जाती थी। 1960-70 में बोला जाता था कि जैविक कारण का पता चला था कि 1960 में पता चला था कि ये ऑटिज्म जो होता है वो जैविक कारण के कारण होता है। तो उसका नैदानिक अध्ययन बर्नार्ड रिमलैंड ने 1964 में किया था, परंतु 1977 में सुसान फोलस्टेन और माइकल रस्टर वैज्ञानिक थे। इन्होंने जुड़वे एक ऑटिस्टिक बच्चे से, दोनों जुड़वे भाई थे, उस पर अध्ययन किया और बताया कि ये जैविक कारण नहीं बल्कि ये आनुवांशिक कारण है। अब इनके देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, शीघ्र हस्तक्षेप। इसके बारे में यहाँ डिटेल में दिया हुआ है, इसे नोट्स बना सकते हैं। स्वाधीनता का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ ऑटिज्म, कैसे हम ऑटिज्म बच्चे का प्रबंधन कर सकें। स्वाधीनता के उपचार एवं प्रबंधन में कई उपागमों तथा प्रविधियों का एक साथ उपयोग किया जाता है। ऐसे बच्चे, विशेषकर जिन्हें बौद्धिक क्षमता में ज़्यादा छिड़ता नहीं होती, के उपचार में मनोवैज्ञानिक, जैविक तथा शैक्षणिक हस्तक्षेप के द्वारा काफ़ी सुधार लाया जा सकता है। चूँकि यह लंबी अवधि तक चलने वाली विकृति है, अतः इसके उपचार के लिए दीर्घकालीन इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है। इसके उपचार के दौरान निम्न लक्ष्यों पर विशेषकर बल दिया जाता है: सामान्य विकास की क्रिया, विशेषकर संज्ञानात्मक, भाषा एवं समाजीकरण के विकास की प्रक्रिया में तेजी लाना चाहिए, जिसके अंतर्गत बच्चे की निम्न क्रियाकलापों पर बल दिया जाता है, जैसे बच्चे की समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाना, शिक्षक को प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले निगेटिव थिंग्स को दूर करना और उन बच्चों में तनाव ना हो, उस बच्चे के अंदर आप पुनर्बलन दें, इत्यादि से सही किया जाता है। इन बच्चों के समुचित प्रबंधन के लिए एक समूह उपागम की आवश्यकता होती है, जिसमें नैदानिक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, विशेष शिक्षक, बाल रोग विशेषज्ञ, वाणी एवं भाषा चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता सामूहिक रूप से योगदान करते हैं। इनके प्रबंधन में मुख्यतः 2 तरह की प्रविधियों का उपयोग किया जाता है: जैविक चिकित्सा और मनोसामाजिक चिकित्सा। ये हो गई आपकी यूनिट 1
अब मिलते हैं अगले वीडियो में।